खोसला का घोंसला एक ऐसी फिल्म जो 18 साल बाद आज भी याद की जाती है। उस फिल्म की यादें जो हैं आज भी तरोताज़ा है और अनुपम खेर सर ने जिस तरह से अपना किरदार निभाया था उसे आज भी याद किया जाता है। खुद अनुपम खेर सर हमारे साथ मौजूद हैं। इस फिल्म की जो तमाम यादें हैं और किस तरह से उन्होंने इस किरदार को निभाया था इस बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनुपम जी। आप एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी चर्चा इसलिए होती है कि एक अभिनेता के तौर पर आप रियलिस्टिक तौर पर किसी भी किरदार को निभाते हैं। जब खोसला का किरदार आपने निभाया था, एक ऐसा शख्स जिसकी ज़मीन हड़प ली जाती है और वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत अच्छे से आपने निभाया था। किस तरह की यादें इस फिल्म से जुड़ी हैं, खासकर तब जब ये फिल्म अब री रिलीज़ होने वाली है? पहली बात तो बहुत खुशी की बात है कि 18 अक्टूबर को ये फिल्म खोसला का घोंसला री रिलीज़ होगी। खोसला का घोंसला ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है दुनिया की। ऐसा मुझे कोई नहीं मिला है। मेरी अच्छी से अच्छी फिल्म के लिए भी कोई ऐसा शायद मिल गया है जिसने कहा हाँ ठीक थी। खोसला का घोंसला अकेली ऐसी फिल्म है जिसके लिए मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि ठीक थी। सबने कहा कि कमाल की फिल्म थी। स्क्रिप्ट कमाल का था। जब जयदीप साहनी ने वो स्क्रिप्ट मुझे पढ़ाया था, सुनाया था, और जयदीप साहनी और दिवाकर बनर्जी जब मिलने आए थे तो उन्होंने मुझसे 20-25 मिनट बोला था, हम आपको 20-25 मिनट के लिए मिलेंगे, या शायद मुझे कहीं जाना था, पर मैंने उनके साथ 4 घंटे गुजारे थे मेरे वीरा देसाई ऑफिस में। मध्यम वर्गीय परिवार का हूँ मैं, बल्कि मध्यम वर्गीय परिवार का। और मध्य वर्गीय परिवार की इतनी खूबसूरत कहानी। देखिए प्लॉट का जो ले जाना जो है, प्लॉट का हथियारा जो है वो उसका सब प्लॉट है। असली कहानी मिडिल क्लास की है, परिवार कि कैसे एक परिवार में बड़ा बेटा अमेरिका जाने की सोच रहा है, छोटा बेटा कुछ करता नहीं है, या छोटा बेटा घर, इनफैक्ट रणवीर शोरी बड़ा बेटा है, और एक बेटी है जो कुछ पढ़ कर नहीं रही है, बीवी बच्चे ऐसे हैं जिसको हम 1000 बार देख चुके हैं। इन बेचारों ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके प्लॉट खरीदा और प्लॉट को कोई और हथिया के ले गया है। अब उससे वो प्लॉट वापस लेने के लिए कहानी है। ये सुनने में तो लगता है कि ठीक है, इसमें कोई ऐसी खास बात है, मगर जिस ब्रिलियंस से ये लिखा गया है और जिस ब्रिलियंस से एक्टर्स ने उसको निभाया है, आई थिंक वो यादगार रहता है। वो कभी पुराना नहीं होता है। बिल्कुल। ये ऐसी फिल्म है कि अगर टीवी पे आ रही है या हम कहीं देख रहे हैं, इसका क्लिप देख रहे हैं, तो ये चेहरे पे मुस्कुराहट लेके ही आती आज है। भी ये बार बार ये फिल्म टीवी पर या ओटीटी पर देखी जाती है। हाँ, इसके बावजूद भी रिलीज इसको जो रोमांस जो इसका थिएटर में वापस जाने के बाद देखना जो होगा, नॉस्टैल्जिया का, वो कुछ अलग ही होने वाला है। क्योंकि इसके डायलॉग भी कल्ट डायलॉग्स हैं। एक एक डायलॉग जो है इसके सब लोगों को याद ऐसे याद है। नॉर्थ इंडिया का और दिल्ली का खासकर इससे बढ़िया चित्रण हुआ ही नहीं है किसी फिल्म में। इनफैक्ट इस फिल्म के बाद फिर ये नॉर्थ इंडिया की, दिल्ली की, मथुरा की, इंदौर की, ये सब इधर की जो फिल्में, मध्य प्रदेश वगैरह की, ये फिल्में बननी शुरू हो गई। छोटे बजट की फिल्म, मिडिल क्लास की कहानी कहने वाली। मिडिल क्लास की। और इसकी फिल्म ने बड़ी एक ट्रेंड मुश्किलात, शुरू किया। हाँ, मुश्किल हालात में की थी। जनवरी अपना मई जून का महीना था, गर्मी तूफ़ानी थी, फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं थे हमारे प्रोड्यूसर, कभी पैसा आता था। मई जून में शूटिंग की। जून में शूटिंग की थी दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में। और ऐसा नहीं बजट था, भी कम था। बजट भी कम था, वैनिटी वैन्स नहीं होती थी। एक पेड़ के नीचे बैठते थे हम, पर्दा लगा होता था, टेंट जैसा था, उसके अंदर बैठते थे। बट ये स्क्रिप्ट का जादू है कि सब लोग ऐसे बैठ के काम कर पाए। इस फिल्म में इस फिल्म की चर्चा इसलिए भी बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि दिल्ली में खासकर ज़मीन हथियाने की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। घर में लोग जाते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो घर खाली नहीं करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया और दिल्ली खासकर इसके लिए काफ़ी कुख्यात है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसलिए भी इस कहानी की काफ़ी चर्चा हुई थी कि उसको भी बहुत रियलिस्टिक तौर पर दिखाया तो गया। इतने सामने कभी आया नहीं था इतना ज़्यादा। ये टॉपिक कभी इतना ज़्यादा नहीं आया था। चर्चा थी मगर कभी आया नहीं था, और इस अंदाज से लिखा गया था। और फाइनली बेसिकली फिल्म में हीरोज़ जो होते हैं वो विलन को बेवकूफ़ बना के वो अपनी ज़मीन वापस लेते हैं, जबकि इसका अलग इंटरप्रिटेशन भी हो सकता था कि अरे यार वापस ले ली, बड़ी मेहरबानी है। मगर जिस तरीके से वो किया था वो बहुत ही एंटरटेनिंग था। अब आज कोई कहीं पे कोई भी अगर किसी की ज़मीन हथियाता है तो उसके बारे में आता है, खोसला का घोंसला हैपन टू सो एंड सो पर्सन। बिल्कुल। वो था, बहुत अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग फिल्म है ये।
आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या था जब आप ये किरदार निभा रहे थे, या जिस तरह से आपने सुर पकड़ा किरदार का, क्या वो ज़्यादा मुश्किल था या किसी और तरह की परेशानी आपको शूटिंग के दौरान महसूस हुई? सी स्टोरी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी आदमी को करना बहुत मुश्किल होता है। जिसमें कुछ खासियतें हों, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी वो तो करना उतना मुश्किल नहीं होता, वो भी मुश्किल होता है। मगर एक ऑर्डिनरी आदमी जो सड़क पे चलते हुए किसी की कहानी है, जिसकी कोई खासियत नहीं है, तो मुझे अपने आप को वो समझाना बहुत ज़रूरी था कि बहुत ये लगना चाहिए कि हौसला आदमी जो है मेरा ताया हो सकता है, मेरा चाचा हो सकता है, मेरे फादर हो सकते हैं, और कोई भी ऐसी खासियत नहीं थी उसमें, सिंपल किस्म का आदमी था। वो मेरे लिए सबसे मुश्किल था। और स्क्रिप्ट में भी ऐसा नहीं था कि मेरे पास कुछ ऐसी कमाल की लाइनें थी कि जो कभी वो कन्फ्रंटेशनल है ही नहीं। मिडिल क्लास का आदमी कभी कन्फ्रंटेशनल नहीं होता है। ही इज़ नॉट एन एंग्री आपने एंग्री रियल लाइफ से कितना इंस्पिरेशन लिया जब आप ये किरदार निभा रहे थे? बहुत मेरे मेरे एक दोस्त हैं, उनके फादर साहब बहुत ऐसे थे, मेरे खुद के फादर साहब के बहुत ऐसे थे। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग सड़क पे मिलते हैं जो ऐसे किस्म के पार्क में बैठे होते हैं। तो रियल लाइफ से ही सारा इंस्पिरेशन है, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं फिर डिग्निटी भी है। वो बेशक अपने आप को बहुत बेइज्जत होने देखता है, वो अपने बेटे को बोलता है ऐसे नहीं है हम, और फिर वो पीता नहीं है। मोहल्ले में रहता है, ऐसे मोहल्ले में रहता है जहाँ पर शराब लेके जाना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, और फंस जाता है इस पूरे चक्कर में। खुराना जैसा आदमी जो ओवर पावरिंग होता है, वो भी बड़ा मुश्किल होता है। सो आई इस थिंक फिल्म से पहले कहीं ना कहीं आप अपने किरदारों में कहीं ना कहीं टाइप कास्ट हो गए थे, कॉमेडी रोल्स काफ़ी आपने निभाए बीच में, लेकिन ये जब फिल्म आई 2006 में, तो एक बार फिर से लोगों ने नोटिस किया कि अनुपम खेर जो हैं वो संजीदा किस्म के किरदार बखूबी निभा सकते हैं, और वहाँ से फिर से एक बार एक मोड़, नया मोड़ आपके करियर में आया। मेरा मेरा सवाल ये था कि इस फिल्म ने आपको एक बहुत अच्छा दोस्त भी दिया बमन ईरानी के रूप में, जिन्होंने खुराना का पहली बात तो कोई भी एक्टर वही कर सकता है जो बन रहा होता है ना। आप अनलेस यू प्रोड्यूस ए फिल्म फॉर योर सेल्फ, सो यू डू व्हाट इज़ अवेलेबल। मुझे लगता है काम करने से ही काम आता है। एंड ऑफ कोर्स ना केवल बमन तो ऑफ कोर्स मेरे साथ, फिर उसके बाद मैंने काम भी किया, ऊंचाई में भी काम किया, और भी एक दो फिल्मों में काम किया। और लेकिन इवन रणवीर शोरी, प्रवीण दबास, बहुत अच्छे हम इसमें जितने भी रिश्ते बने वो ताउम्र के लिए बने, बिकॉज हमने इतनी बॉन्डिंग की उस फिल्म के दौरान कि उसमें और कुछ ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता था। सेट पे सबसे ज़्यादा कैमराडी किसके साथ थी उस वक्त जब आप शूटिंग कर रहे थे? सबके साथ, बिकॉज सारी फैमिली के सारे सीन साथ में होते थे। तो मैं, प्रवीण दबास, जो एक दूसरी लड़की थी जो हमारी बेटी का रोल कर रही थी, किरण जी, हम सब लोग साथ बैठ के सारा इस तरह से काम करते रहते थे, सबके साथ ही थी, बिकॉज और कुछ था ही नहीं शूटिंग में करने के लिए। कोई आउट एंड आउट हिलेरियस मोमेंट शूटिंग के दौरान का, कोई ऐसा खास किस्सा जो आपको याद आ रहा हो? ऑफ स्क्रीन बड़े ऐसे किस्से थे। टैक्सी वालों के पैसे नहीं दिए प्रोडक्शन वालों ने, तो फ़ोन कर रहे थे एक दूसरे को, बस में भी आए, टैक्सी अपने आप ली, होटल के कमरे से निकाल दिया बिकॉज बिल नहीं दिया था। तो ये सब था, बट वो इस बात से और परिपक्व होता गया ये सोचना कि नहीं यार ये फिल्म बहुत अच्छी है, इसको अगर इसकी शूटिंग रुक गई तो ये फिल्म दोबारा कभी नहीं बनेगी। हमारे सबकी इच्छा यही थी कि ये फिल्म रुकनी नहीं चाहिए, तो वो बहुत बड़ी बात थी। सारांश से आपके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी और एक माइलस्टोन फिल्म मानी जाती, पहली फिल्म जिसमें आप सिर्फ 28, आप रियल लाइफ में 28 साल के थे और आपने एक बुजुर्ग शख्स का किरदार निभाया था। वो हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा का हिस्सा बन गया है कि एक नौजवान शख्स और एक बूढ़े शख्स का किरदार निभा रहा है, वो भी पहली ही फिल्म। क्या ऐसा कह सकते हैं कि खोसला का घोंसला आपके टॉप 3 परफॉर्मेंसेस में आप काउंट करते हैं, या टॉप रेटेड परफॉर्मेंस है, आप किस तरह से देखते हैं? में तो आई जाएगी टॉप 10 में। हाँ, टॉप 3 बताइए। बड़ा मुश्किल है। आई एम वन ऑफ दोज वेरी लकी एक्टर्स हु हैज बीन एबल टू गेट, अभी सिग्नेचर हमारी रिलीज हुई है। बहुत तारीफ हो रही है सिग्नेचर जी की। जी, बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे उसमें आप ही के किसी ने, शायद जर्नलिस्ट ने लिखा था कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम अनुपम खेर के दौर में जी रहे हैं। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट एक एक्टर को क्या मिल सकता है? ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड इट वाज वेरी हम्बलिंग। आप सारांश के अलावा कौन से परफॉर्मेंस को बहुत टॉप उसमें रखते हैं? मैंने गांधी को नहीं मारा, खोसला का घोंसला, वेडनेसडे, स्पेशल 26, बेंड इट लाइक बेकम, सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक,
कश्मीर फाइल्स, ऊंचाई, मैंने बताया ना कि शोला और शबनम, मैंने बताया ना कि मैं उन ख़ास किस्म के लोगों में हूँ, भगवान की दया मुझ पर रही है कि मैं 10-15 फिल्में ऐसी गिना सकता हूँ कि जो वर्ल्ड क्लास हो सकती हैं। बस एक आखिरी सवाल जाते जाते, आपने 450 से भी ज़्यादा, लगभग 450 फिल्मों, 540 फिल्मों में, स्लिप ऑफ टंग, 540 फिल्मों में काम कर लिया है। कोई ख्वाहिश जो बाकी रह गई है, कोई किरदार निभाना बाकी रह गया है कि यार ये इस सवाल किरदार, का जवाब मैं 30 साल बाद दूंगा। कोई तो ख्वाहिश, तब तो काम करते रहना ना, ख्वाहिश तो तब, एक अल्टीमेट वो ख्वाहिश होती जो होती। पूरी ना हो। मेरी तो भगवान की दया से सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। कोई ऐसा किरदार जो निभाना आप भी चाहते हो? मैंने कहा ना 30 साल बाद जवाब दूंगा इसका, तब तक काम करने दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अनुपम खेर, जिन्होंने हमसे तमाम तरह की बातें की। घोंसला एक बार फिर से रिलीज़ हो रही है 18 अक्टूबर को। बहुत खुश हैं वो, और उन्होंने बताया कि किस तरह की यादें उनकी इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई हैं। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.